नमस्कार, मेरा नाम उत्तम गुप्ता है और आपका समय में हार्दिक स्वागत है। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ कि ये जो मंगल की पहली, दूसरी और ये अंतिम तीसरी वीडियो है, इसका अंतिम उद्देश्य ये है कि आपकी प्रेडिक्शन कैपेबिलिटी बहुत बेहतर हो। जब भी आप कुंडली देखो, तुरंत प्रेडिक्शन करना शुरू करो। लेकिन उसके साथ दूसरा मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि दिमाग में जो आपका एग्जॉल्टेशन डेविटेशन का जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर किया जाए। ठीक है ना। हो सकता है कि आपका मंगल चौथे घर में बैठा है और आपके चौथे घर में मकर राशि है, 10 नंबर राशि है, तो आप सोचते होंगे कि ये उच्च है। नहीं भाई, ये उच्च नहीं है। उच्च का मीनिंग है कि आपके फेवर में बहुत ही अपने हाईएस्ट पोटेंशियल का यूज करके आपके लिए काम करना। और नीच का मीनिंग है किसी ग्रह का आपके फेवर में ना परफॉर्म करके किसी विपरीत परिस्थिति में आपके लिए परफॉर्म करना। ठीक है। तो बस हमें ये पता करना है कि ग्रह कहाँ बैठकर सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा। जहां बेस्ट परफॉर्म करेगा वही उच्च होगा, और जहां नीरस या बेकार आपके विपरीत परफॉर्म करेगा वहां वो नीच होगा। चौथे घर में मंगल बैठा है तो वो नीच है, मान लो उसको। हाँ, ये बात ध्यान रखो कि अगर नीच है तो वहां पे अगर कोई दूसरी राशि आ गई, जैसे कि मंगल के लिए एनमी राशि वहां पर आ गई, तो फिर वहां पे आपके मंगल के चौथे घर में नीच के फ्लेवर को डाउन कर देगी। मंगल ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसको एनिमी साइन में मजा आता है, जिसके लिए अच्छी परफॉर्मेंस में काम कर पाना केवल एनिमी साइन में ही संभव है। उसके फ्रेंड्स उससे कांपते हैं, कहते हैं भाई मेरे पास मत बैठना, महाराज मुझे माफ कर दो। भले ही फ्रेंड हो मेरी मदद कर देना जब मुझे जरूरत पड़े, बट मेरे पास मत आना, क्योंकि आपकी गुस्सा, आपकी ऊर्जा मुझसे सहन ना होगी। मैं बताता हूं क्यों ऐसा कहते हैं। क्योंकि जब कोई ग्रह किसी भी राशि में बैठता है तो वो अपना फ्लेवर उस राशि के मालिक को दे देता है। ठीक है। अब मान लो कहीं भी बैठा हो ग्रह, लेकिन अगर वहां पे राशि अगर 4 नंबर रखी हुई है तो 4 नंबर राशि चंद्र की होती है। तो अब ये मंगल अपनी ऊर्जा को चंद्र को दे देगा, जो कि सही नहीं होगा। रीजन, क्योंकि चंद्र इमोशन है, मंगल ऊर्जा से भरा हुआ है। अब आपके इमोशंस ऊर्जा से भर गए। अब आप कब गुस्सा होते हो, कब अच्छे हो जाते हो, कभी खुश कभी गम, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है वहां पे। ठीक है। गुस्सा जो आया ना, वो पूरे इमोशन से भरा हुआ है। देखो, इमोशन से गुस्सा भरा होता है, लेकिन ये आउटबर्स्ट है। इसमें क्या है ना कि अब आपकी गुस्सा बिल्कुल खिसियाहट से किसी का मर्डर तक भी कर दो, इस लेवल की गुस्सा आती है, अंदर से झंझलाहट निकलती है। इस लेवल का मंगल चंद्र का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है। तो इसीलिए उसके दोस्त कहते हैं भाई मेरे पास मत बैठो महाराज, आप मेरे पास मत आओ, आप कहीं भी चले जाओ, मेरे दुश्मन के पास चले जाओ, उसको गुस्सैल बनाओ, उसका सत्यानाश करो जाके। ठीक है। अब जब यही मंगल किसी शत्रु राशि के पास बैठता है, जैसे कि शनि के पास बैठता है, तो शनि आपका कर्म है, कर्म में ऊर्जा चली गई, तो आप धड़ापेल मेहनत करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, बहुत मेहनत करोगे, वहां पे ऊर्जा खूब है, कमी नहीं पड़ेगी काम करने में। ठीक है। लेकिन अब हमें शनि को भी देखना पड़ेगा कि शनि गया कहाँ। शनि के पास ऊर्जा तो आ गई, लेकिन अब शनि इस ऊर्जा का उपयोग कहाँ कर रहा है वो देखना पड़ेगा। अगर शनि फिर से वही चौथे घर में आके बैठ गया, शनि कर्म है, कर्म घर पे कर रहा है, हो सकता है ऑफिस वर्क वगैरह करे, घर से ही करे। ठीक है ना। लेकिन अब सारा काम घर पे बैठ के करेगा फुल एनर्जी में। और अगर यही शनि 9वें घर में चला जाए तो पूजा पाठ या धर्म के काम में अपनी ऊर्जा को खर्च करोगे। अगर इसी मंगल शनि के कॉम्बिनेशन का दूसरा पक्ष देखा जाए तो अब आपको बूढ़ बुजुर्गों पर गुस्सा आती है, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपके अंदर ये समझदारी होगी, आप नहीं भिड़ोगे। बचा लिया। और इसलिए अब मैं कहूंगा कि एक ग्रह कुंडली में सबसे बेहतर हो वो है गुरु। अगर गुरु कुंडली में बेहतर है और उसकी दृष्टियां कहीं भी पड़ रही हैं, वो किसी भी खराब चीज को सोना बना देगा। तो ऐसे वेरिएशन होते हैं, इन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। नीच नीच नहीं रहता, उच्च उच्च नहीं रहता, ग्रहों के कॉम्बिनेशन परिवर्तित कर देते हैं सारी बात को। तो कभी भी उच्च देखकर डांस मत करो और कभी भी नीच को देखकर दुखना मत रो। ठीक है। आपने अभी पूरी कुंडली ठीक से पढ़ी नहीं है, इसीलिए आप खुशी और गम में घूम रहे हो। कुंडली पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा ये लाइफ में क्यों हो रहे हैं इवेंट्स। ठीक है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर ज्योतिष सीखना है तो दिमाग में ज्यादा चीजों को मत लेके आओ। जितना सिंपल हो, जितना कम से कम हो, उतना ही रखो। उच्च अगर 10वें घर में बोला है,
उसका रीजन जान लो क्यों बोला है, बस बात खत्म। उससे आपके प्रेडिक्शन की कैपेबिलिटी अच्छी होगी। चौथे घर में नीच है तो क्यों है, और नीच और उच्च का मीनिंग समझो। अरे नीच भी हो गया तो भी आपको ऊंचाई पे पहुंचा देगा, और उच्च हो गया तो भी आप गर्त में रहोगे। मीनिंग तो समझो, कहाँ पे है, किस वजह से है, किन ग्रहों के कॉम्बिनेशन के साथ है। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें सिंपल वे में इसीलिए सिखा रहा हूँ कि आपके दिमाग से सारे मिसकंसेप्शंस, सारे डाउट क्लियर हों। जितना भर के रखा है ना 10-10 चैनल का जा जाके यहाँ वहाँ कलेक्ट करके, वो सब निकालो। इसीलिए इतने सिंपल वे में इस प्रकार के हाई क्वालिटी कंटेंट्स बना रहा हूँ, जिसमें मुझे 10 से 12 दिन का समय लगता है, लगने दो। मैं डेली एक वीडियो नहीं पुट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको एक क्वालिटी कंटेंट दूँ। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है। समय विद के सब्सक्राइबर्स के लिए एक अनाउंसमेंट है। मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी चार्ज के कुंडली एनालिसिस करने वाला हूँ किसी एक लकी विनर का। इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए जो प्रोसीजर होने वाला है वो इस वीडियो में मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। खैर, अब पॉइंट पे आते हैं। पिछले लेक्चर में हमने तलाश के कॉन्सेप्ट को समझा था, पहले से तीसरे घर में। ठीक है, इसके साथ हमने ये भी जाना था कि मंगल को क्यों पहले और 8वें घर का मालिक बनाया, चौथी और 8वीं स्पेशल दृष्टि क्यों दी गई, और वो कैसे काम करती है। ठीक है, इसके साथ हमने पहले से 8वें घर तक मंगल की ऊर्जा को समझ भी लिया था। इस लेक्चर में हम 9वें से 12वें घर तक मंगल की ऊर्जा को समझेंगे। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि जो तलाश का कॉन्सेप्ट है वो कैसे रियल लाइफ कुंडली में काम करेगा आगे के भावों में। ठीक है, और अंत में जो हमारा उद्देश्य है कि उच्च और नीच आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए मंगल का, वो हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। अब हम चलते हैं चौथे भाव पर। चौथे भाव में मंगल की तलाश, यानी आपकी तलाश घर पर आकर रुकती है। अब जब घर में आए हो, मंगल के अंदर वही ऊर्जा है, तो आपकी तलाश घर का मुखिया बनने की है। जहां पे भी रहो, चाहे आप रेंट में रहो, चाहे आप अपने घर में रहो, वहां का मुखिया बनना आपका अंतिम उद्देश्य है। मंगल की 5वें घर में तलाश प्रेम को पाने की है, और वो भी चैलेंजिंग और रिस्की प्रेम होना चाहिए, जिसमें मजा आए, लगे कि ये नहीं हो सकता, वही उसको करना है, उसी में उसको मजा आएगा। मंगल की 6वें घर में तलाश जीवन में जितनी भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना, सबसे जीतना चाहता है, देखना चाहता है कि उसके अंदर क्या कैपेसिटी है, किस हाईएस्ट लिमिट तक जा सकता है। वो देखना चाहता है कि अपनी लिमिट क्या है, चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो दुनिया में उसके लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स, बाधाएं बन रही हो, कुछ भी हो, सब पर वो विजय प्राप्ति करना चाहता है, जीतना चाहता है, वही उसकी तलाश है। वो कहता हुआ मिलता है, यार जितनी भी प्रॉब्लम आएंगी ना, सबको जीतना है, दुश्मन मेरे से कांपने चाहिए। मंगल के 7वें घर में तलाश अपनी पत्नी को जीतने की है। ये एक अमेजिंग पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर पत्नी बड़ी हावी रहती है, या पति के, अगर आप लड़की हैं और आपके 7वें घर में मंगल बैठा हुआ है तो आपका हस्बैंड हावी रहेगा आप पर। और इस केस में आपकी एक तलाश रहती है कि कब मैं इसको काबू में कर लूं, कब ये सामने वाला बंदा मेरी सुनने लगे। ठीक है, अगर मंगल 8वें घर में बैठा है ना, तो अब उसकी तलाश अपने रहस्यों को जानने की है, चाहे वो स्वयं के रहस्य हो या फिर दुनिया के कोई भी रहस्य, चाहे वो ज्योतिष से मिले या फिर कोई साइंटिफिक रिसर्च करके मिले या फिर लोगों की बातों को जान के मिले, बट वो रहस्य है ना, उसमें उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, और यही है उसकी वहां पे तलाश। तो हमने पिछले लेक्चर से रिलेटेड अभी तक के 8वें भाव के तलाश के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, और अब हम चलते हैं 9वें घर पे। 9वां घर क्या है? 9वां घर आपके गुरु हैं, आपके पिताजी हैं, आपका भाग्य है, आपकी लॉन्ग जर्नी है, आपके बीते हुए एक्सपीरियंसेस हैं। हाँ, इस बात को ध्यान रखना कि ये आपके बीते हुए एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, मैं आपको कभी बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये बीते हुए एक्सपीरियंसेस हैं, बट ये बहुत काम की चीज है, इससे भी बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस निकल के आ सकती हैं। फिलहाल के लिए मंगल पे आते हैं। अब देखते हैं कि मंगल 9वें घर में आके बैठ गया है तो क्या मिलेगा आपको। मंगल के पास जो कुछ है वो अब 9वें घर के प्रोडक्ट्स को मिल जाएगा। यानी मंगल के पास गुस्सा है, चैलेंज है, अग्रेशन है, फाइट है, डिसिप्लिन है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, पैशन है, मोटिवेशन है, वो अब ये सारी चीजें 9वें घर के प्रोडक्ट्स को दे देगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप अपने प्रभु से पूजा पाठ करने जाओगे या फिर उनसे मिलने जाओगे, जैसे कि कांवड़ लेके जा रहे हो या फिर पहाड़ों पर चढ़ के बड़ी गहरी, क्योंकि वहां पे भी तो एनर्जी खर्च हो रही है, तो वहां पे भी ऐसे करके जाओगे, पहाड़ों पे मिलोगे जाके, तो जब भी आप अपने प्रभु से मिलोगे वहां पे मंगल का ये गुस्सा होगा। अब मीनिंग कई बार आप देखोगे कि आप जब पूजा पाठ कर रहे हो तो आपको गुस्सा आ रहा है। मंगल दूसरी तरफ भाई भी रिप्रेजेंट करता है,
तो इसलिए अब आपका भाई की तरह प्रभु से कनेक्शन होगा। तो वहां आपका आपके प्रभु से एक झगड़ा सा होगा कि अरे प्रभु, मेरे ही जीवन में इतने चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, और कोई नहीं है क्या दुनिया में? और आप ये सवाल इसलिए पूछोगे क्योंकि नौवां घर भाग्य है और मंगल चैलेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपका भाग्योदय बड़े चैलेंज के साथ होगा, और जब ये चैलेंज आ रहे होंगे तो आपके अंदर जो एक भावना उठेगी वो आप अपने प्रभु से सवाल करोगे, क्योंकि वो आपके भाई है। ठीक है ना? अगर इसका दूसरा पक्ष देखें आपके पिताजी के साथ, तो पिताजी को भी ये मंगल की ऊर्जा मिल गई। इट मीन्स अब पिताजी आपके एंग्री हो गए, गुस्सा आता है उनको, और उस गुस्से में ऐसा प्रभाव है कि आप अपने पिताजी से कम बोलते हो या ऊंची आवाज में नहीं बोलते। ठीक है? और दूसरी बात इसमें यह भी होगा कि आपके और पिताजी के रिलेशनशिप के बीच में एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि मंगल चैलेंज है, तो वहां पे एक चैलेंज रहने वाला है। आपकी भक्ति शिव तांडव स्तोत्रम वाली होगी। आप जब पूजा पाठ करोगे बिल्कुल डूब गए एकदम से, लेकिन उस पूजा पाठ में अगर कोई आपको कुछ सिखाने आएगा तो आप उस पर गुस्सा भी करोगे, क्योंकि मुझे किसी से सीखना नहीं है, मुझे पता है। मंगल अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट समझता है। ठीक है? और दूसरी चीज, आपकी पूजा के बीच में कोई ना कोई डिस्टर्ब करेगा आके। जिस दिन कोई ना कोई आपकी पूजा में डिस्टर्बेंस क्रिएट करे तो समझना कि आपकी पूजा उस दिन सफल हो गई। ये अजीब कॉम्बिनेशन है कि पूजा ऐसे कैसे सफल हो रही है, लेकिन वहां पे ग्रह ऐसे काम कर रहे हैं तो होगा। मंगल को वो सेटिस्फेक्शन मिल गई जो वो चाहता था, और आपने अपनी पूजा कंटिन्यू रखी शांत दिमाग से, उस एंगर को झेला, तो बस समझ लो आपकी पूजा सफल हो गई। आप जब लंबी दूरी की यात्रा में गुस्से में निकलोगे ना, तो आपका भाग्योदय होगा। भाग्योदय अकेले उसी से नहीं हो रहा है, लेकिन भाग्योदय में ये सारी चीजें एक रोल प्ले कर रही हैं, और एक वक्त आएगा कि आप लंबी दूरी की यात्रा गुस्से में निकलोगे, और तब आप समझना कि आप भाग्योदय के और नजदीक पहुंच रहे हो। ठीक है? लेकिन आप खुद से डिसाइड मत करने लगना, अरे मैं तो आज गुस्से में निकलता हूँ। ये नहीं, ऑटोमेटिक होगा, एक स्थिति आएगी। अब यहां से अगर मंगल की चौथी दृष्टि देखें तो वो 12वें घर पे पड़ेगी। अगर आपको हमारा पिछला लेक्चर याद हो तो मैंने आपको कहा था कि मंगल की चौथी दृष्टि डिसिप्लिन लाती है, और डिसिप्लिन का मीनिंग, जो डीपर मीनिंग है, वो है एक्सपेक्टेशंस का बढ़ जाना। ठीक है? क्योंकि अब ध्यान मोक्ष को पाने की तरफ है, और इसलिए अब आप मटेरियल एक्सपेक्टेशंस को तो छोड़ दोगे एक हायर गोल के लिए, और उसमें दूसरी एक्सपेक्टेशन जो स्पिरिचुअल एक्सपेक्टेशंस है वो आप बना लोगे। अब मटेरियल एक्सपेक्टेशन जैसे कि आपने माया, ईगो, अहंकार, है ना, डिजायर्स को अपनी डाउन किया, वहां पे उनको खत्म किया ताकि आप मोक्ष के करीब पहुंचो। लेकिन उसके लिए आपने दूसरी एक्सपेक्टेशंस पाल ली कि आपको स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट चाहिए, आपको सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए, आपके सारे चक्र एक्टिव होने चाहिए, आपको ट्रुथ जानना है, ये करना है, वो करना है। मतलब क्या हुआ? अब आपने एक तलाश छोड़ी, दूसरी तलाश पकड़ ली, एक माया छोड़ी, दूसरी माया को पकड़ लिया। अब यहां से निकलना तभी संभव होगा जब आपके चंद्र पे गुरु और केतु की कोई दृष्टि पड़ेगी, तब आपके अंदर वो बुद्धि आएगी और आप मोक्ष की तरफ सही मायने में बढ़ पाओगे। ठीक है? अब मंगल की यहां से 8वीं दृष्टि देखते हैं, जो कि चौथे घर पे पड़ेगी। 8वीं दृष्टि ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, और ट्रांसफॉर्मेशन बगैर तकलीफ के नहीं आता। ठीक है? चौथा घर आपके कंफर्ट्स हैं, आपकी माता जी हैं, तो अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, और आपकी माता और आपके बीच में एक ऐसी अनकही सी दूरी रहेगी जिसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वहां पे 8वीं दृष्टि ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है। पेन, तकलीफ आपके द्वारा आपकी माँ को मिलना तय है। आपको भी आपके मेंटल लेवल पर पेन होगा, लेकिन ये पेन आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, आपकी माता को ट्रांसफॉर्म करेगा, उनकी सोच को बदलेगा, जो उनकी सोच का बदलना जरूरी है। इसके साथ घर के कंफर्ट्स के बारे में आप भूल जाओ। घर के कंफर्ट्स आप भोग ना पाओगे, चाहे कितनी भी लग्जरी घर में हो। आप मेडिटेशन, अकेले रूम में बैठना, आपका एक सीन होगा। 8वीं दृष्टि प्रोटेक्शन भी है, तो यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे अब कोई बंदा ये कहेगा कि हर व्यक्ति अपनी माँ को प्रोटेक्ट तो करता ही है और करेगा भी, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल कॉम्बिनेशन है। 8वीं दृष्टि मृत्यु लेवल का प्रोटेक्शन है, तो अगर माँ के पीछे कुछ सेफ्टी की बात आएगी तो फिर आप अपनी मौत की भी चिंता नहीं करोगे, उनके लिए लड़ मर जाओगे, कुछ भी करोगे, इस लेवल का उनको सपोर्ट भी करोगे। ठीक है? लेकिन वो एक अनकही दूरी तो रहनी ही है। अब आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, नौवां घर के जो भी क्वालिटीज हैं उसको मंगल की क्वालिटीज के साथ ब्लेंड कर रहा हूँ। नौवां घर पिताजी, मंगल गुस्सा, पिताजी गुस्सैल। नौवां घर क्या कहते हैं, भाग्य, मंगल चैलेंज है, तो भाग्य चैलेंज के साथ ही उदय होगा। अब देखते हैं मंगल की तलाश क्या होगी नौवें घर में। नौवें घर में मंगल की तलाश अपने स्वधर्म को पहचानने में होगी,
क्योंकि उसको 10वें घर में जाके कर्म करना है, तो 9वें घर में उसे अपने स्वधर्म को पहचानना होगा कि वो किस काम के लिए आया है। एक डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने, साइंटिस्ट बनने, या फिर मिलिट्री में, आर्मी में जाने के लिए, या फिर कोई साधु संत बनने। तो किस काम को करने के लिए आया है, उसके लिए उसमें उसकी काफी एनर्जी खर्च होगी। इसके बाद जब वो इस चीज की प्राप्ति कर लेगा, तो फिर उसको एक गुरु की खोज और तलाश में रहेगी, क्योंकि उसको मोक्ष में जाना है। ठीक है, तो मंगल का 9वें घर में प्लेसमेंट ठीक ठाक है। अगर तीसरे घर से इसका कंपैरिजन करते हैं, कोई ज्यादा बेहतर नहीं कहेंगे, बस ठीक ही कहेंगे। अब चलते हैं 10वें घर पे। 10वां घर क्या है? 10वां घर हमारा कर्म स्थान है। दुनिया में हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो 10वें घर से ही हो रहा है। 10वां घर हमारा स्टेटस है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात, 10वां घर मंगल के शत्रु शनि का घर है। आज तक आपने सुना होगा कि सारे ग्रह अपने फ्रेंडली भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो अपनी शत्रु राशि और शत्रु भाव में सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है। मंगल है क्या? मंगल चैलेंज, अग्रेशन है, फाइट है, कंपटीशन है, डिसिप्लिन है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, पैशन है, मोटिवेशन है। और इस प्रकार की ये मंगल की एनर्जी का आपको बेस्ट यूज कहाँ लगता है, कहाँ होना चाहिए? मेरे ख्याल से आपका जवाब होगा शत्रु विजय में, कर्म करने में, और समाज में अपने आप को स्थापित करने में। मंगल ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसको शत्रु के घर में मजा आता है। और आप ही बताओ, शत्रु के अलावा उसको कौन इतना चैलेंज कर सकता है? और चैलेंज को तो वो नाश्ते में ही खाता है, ठीक है ना? और इसलिए ये सब पाने में 10th हाउस से बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब जब ये मंगल की यहाँ पे ऊर्जा आ गई है ना, तो अब आप बिल्कुल ऊर्जावान हो जाओगे। अपने कर्म प्लेस में इतनी मेहनत जुनून से काम करोगे, जैसे कि मोदी जी दिन रात काम करते रहते हैं, वैसे आपके अंदर पैशन होगा काम करने का। आपका काम करने का जुनून ऐसा होगा कि अब आप ऐसा चैलेंज करोगे कि देखो कौन ज्यादा काम कर सकता है। अगर कोई बंदा 6 बजे जा रहा है ना, तो आप कहोगे कि चलो मैं 7 बजे जाऊंगा, मैं 1 घंटे ज्यादा काम करूंगा। देखो, आप कहीं भी बाहर किसी काम को करने के लिए जाते हो, तो आपको कोई ना कोई एक अंदर से लगा रहता है डर कि भाई मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और इस सारे डर को जीतने का काम कौन करता है? मंगल। मंगल डर को नाश्ते में खाता है भाई। तो आपको कोई काम करने में डर नहीं लगेगा, आप पूरे पैशन जुनून के साथ हर काम को करोगे। तो आपके अंदर वो क्वालिटीज मंगल की वजह से डेवलप होती हैं। अब अगर यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि देखते हैं, तो वो पहले घर पे पड़ती है, और इससे भी बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। अभी तक हम देखते आ रहे थे कि मंगल की चौथी दृष्टि डिसिप्लिन का काम करती है, और डिसिप्लिन का डीपर मीनिंग होता है कि एक्सपेक्टेशंस का बढ़ जाना। लेकिन ये सारी दृष्टियां आप जब हम देख रहे थे, वो सारे दूसरे लोगों पर पड़ रही थी। कभी अगर पहले घर में बैठता था तो चौथे घर में पड़ती थी, यानी जो लोग उसके साथ रह रहे हैं उनसे एक्सपेक्टेशन। अगर वो चौथे घर में बैठा होता था तो अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन हो जाती थी। लेकिन जब 10वें घर में बैठा हुआ है ना, तो अब सारी एक्सपेक्टेशन खुद से है। डिसिप्लिन खुद को करना है, दिन रात मेहनत खुद पे करनी है, खुद को इम्प्रूव करना है। तो ये बहुत बेस्ट हुआ। फिर से ठीक मोदी जी जैसा, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैं मोदी का फैन हूं, बट मैं ये बता रहा हूं कि यार उसने अपने अंदर काम किया है, और वैसे ही आप काम करोगे। एक मैं आपको सामने से एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो बिल्कुल आपको क्लियर दिमाग में बैठ जाए। अब मंगल की यहाँ से 8वीं दृष्टि देखते हैं, जो कि 5वें घर में पड़ेगी। तो इससे भी बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 5वां घर आपके पूर्व पुण्य है, और 8वीं दृष्टि प्रोटेक्शन का काम करती है। तो अब आप अपने पूर्व पुण्यों को प्रोटेक्ट करते हुए लाइफ में आगे बढ़ोगे, और अपने कर्म के बलबूते ही खुद का डंका बजाओगे। दूसरी तरफ अगर बच्चों पर देखें, तो अब आप अपने बच्चों को ट्रांसफॉर्म करोगे, उनको दुनिया के लिए तैयार करोगे, कठोर बनाओगे, उन्हें प्रोटेक्ट भी करोगे। थर्ड, जिससे भी प्रेम करोगे उसके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दोगे। उसको तकलीफ होगी, उसको तकलीफ झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की दृष्टि है, बट उसको एम्पावर करोगे, अपनी प्रोटेक्शन में रखोगे, उसकी सेफ्टी भी करोगे। अगर उसको किसी टफ सिचुएशन से गुजारना होगा तो कठोर होकर गुजारोगे। उसको नहीं समझ में आएगा शुरू में कि यार ये बंदा कैसे मुझे एकदम से बिल्कुल इग्नोर मारता है, मुझे सही से जवाब नहीं देता है, या फिर मुझे हमेशा समझाता रहता है। लेकिन जब वो समझेगी तब उसको पता चलेगा, तब तक वो ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी हो चुकी होगी, उसकी थिंकिंग बेटर हो चुकी होगी। तो प्रेम में दुख तो मिलने वाला है उसको, और आपको भी, दोनों को प्रेम में दुख होगा। अब 10वें घर में मंगल की तलाश अपने कर्म स्थान पर ही आकर रुकेगी। ये वो लोग होते हैं जिनके लिए काम ही मैटर करता है और कुछ नहीं। और यही तो है मंगल का दशाबली। इसीलिए तो कहा जाता है कि मंगल 10वें घर में दिशाबली है। क्यों दिशाबली है? क्योंकि वो हर तरफ से आपकी बेहतरी के लिए लगा हुआ है। आपकी साहस, आपकी ऊर्जा सही जगह लगी हुई है। आपकी एक्सपेक्टेशन अपने आप से है। आप ट्रांसफॉर्म आने वाली पीढ़ी को कर रहे हो। आप अपने क्या कहते हैं कि पुण्यों को बचा रहे हो। इसीलिए यह दिशाबली है, ठीक है। और कोई रीजन नहीं है दिशाबली का।
अगर हम 10वें घर की इन मंगल की एनर्जी को ठीक से नोटिस करें तो हमें पता चलेगा कि मंगल अपना करेज, साहस, गुस्सा जो भी है ना, वो अपने वर्क प्लेस पे दिखा रहा है। जितनी भी एक्सपेक्टेशन है खुद से रख रहा है, खुद को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहा है, अपने बच्चों, अपने प्रेम और अपने पुण्यों को बचाते हुए उनको ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास कर रहा है। भले ही उसको कुछ भी दुख या उसके प्रेम को या बच्चों को तकलीफ आए, बट उनकी बेहतरी के लिए लगा हुआ है। अगर यही चीज चौथे घर में देख रहे थे तो चौथे घर में करेज, साहस, गुस्सा जो कुछ भी है वो जहां पे रह रहा था वहां पे लगा रहा था। इसके साथ उसकी एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से थी, उसको फाइनेंशियल स्ट्रगल देखना पड़ रहा था। तो हम ये देख पा रहे हैं कि चौथे और 10वें को आपस में कंपैरिजन करें तो कोई मैच है ही नहीं। दूसरी तरफ अगर तीसरे घर से इसका कंपैरिजन करते हैं तब भी मंगल 10वें घर में बेहतर ही मिलेगा। ठीक है, और इसलिए अभी मंगल यहाँ पे उच्च कहा जाएगा और चौथे घर पर नीच कहा जाएगा। अगर इससे भी बेहतर कोई उच्च मिला जो कि 11वां और 12वां घर बचा हुआ है तो देखते हैं, अगर वो मिलेगा उच्च तो उसको उच्च डिसाइड करेंगे, वरना ये तो उच्च बन ही गया है। तो चलिए 11वें घर पे चलते हैं। 11वां भाव क्या है? 11वां भाव आपके लाभ है, आपकी इनकम है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति है। मतलब आपकी जो भी डिजायर्स हैं, आपने आज तक जो भी पाल रखी है उनकी पूर्ति, कि मुझे ये किताबें पढ़नी, मुझे ये मैच देखना, मुझे यहाँ जाना, मुझे ये पाना, मुझे वो पाना, तो वो सारा 11वें भाव से होता है। ठीक है ना, इसी भाव से आपके दोस्त देखे जाते हैं। अब मंगल यहाँ पे आके बैठ गया है। ठीक है, तो मंगल क्या देगा? मंगल के पास जो एनर्जी, गुस्सा, करेज, साहस है ना, वो 11वें भाव के प्रोडक्ट्स को दे देगा। यानी अब आपके फ्रेंड्स साहसी और गुस्सैल हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ जब भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ होगे तो वो एनर्जी फील करोगे। रेसिंग वगैरह वो भी आप करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, बाइक वगैरह रेसिंग जो होती है ना वो सब। इसके साथ चाय पीना वगैरह ये तो होगा ही होगा, क्योंकि मंगल है तो चाय तो चाहिए चाहिए। ठीक है, ये वो स्थान होते हैं जहाँ पे दो फ्रेंड्स कहते हैं देखो हमारी दोस्ती कितने जन्मों की है। ठीक है, बहुत अच्छी दोस्ती है, तो बहुत अच्छी दोस्ती होती है। अब यही मंगल यानी आपके फ्रेंड्स आपके साहस बनेंगे। आपके फ्रेंड्स का आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल होगा, वो एक क्रूशियल रोल निभाएंगे आपकी सक्सेस में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लाभ की बात करते हैं तो आपको लाभ उन क्षेत्रों से होगा जहाँ पे हाई एनर्जी, हाई रिस्क, हाई रिटर्न का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब अगर हाई एनर्जी की बात करें तो हो सकता है कि आप खेती बाड़ी करो, तो वहां पे भी तो एनर्जी खर्च होगी, या फिर पेट्रोल पंप खोल लो, गैस स्टेशन खोल लो, या फिर चंद्र का कनेक्शन बना हुआ है तो हो सकता है कि आप कैशियर का काम करो, क्योंकि कैशियर में भी बहुत जल्दी जल्दी पैसे गिनने होते हैं। ठीक है, मशीन लगी होती है वहां पे, तो वो भी। इसके साथ हाई रिस्क हाई रिटर्न का हो सकता है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। दूसरी तरफ हाई रिस्क का काम हो सकता है कि आप एक सर्जन हो। ठीक है ना, तो आप ऑपरेशन वगैरह कर रहे हो, क्योंकि वहां पे भी किसी जीवन का रिस्क है आपके ऊपर, और मंगल सर्जन बनाता है इसलिए। इसके साथ हो सकता है कि आप किसी इलेक्ट्रिक शॉप वगैरह में काम करते हो, तो वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो मंगल से जुड़ा ये भी काम हो जाएगा। तो इसी प्रकार की किसी भी बिजनेस से आपका लाभ होगा। ठीक है, तो ये पोजीशन अच्छी है। लेकिन यहाँ से अगर अब हम मंगल की चौथी दृष्टि देखते हैं तो वो पड़ेगी आपके दूसरे घर पे। और चौथी दृष्टि मैंने आपको बताया इमोशंस को सुखाती है, डिसिप्लिन को लाती है, और डिसिप्लिन को लाने के चक्कर में एक्सपेक्टेशन को बढ़ा बैठती है। और जब ये एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी तो अब आपके एक्सपेक्टेशन अपने फाइनेंस को लेकर अगर देखते हैं तो ऐसे होगी कि आप अपने फाइनेंस को और भी बढ़ाना चाहोगे, तो उसको आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो या कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो। और इसके साथ जो भी आपके पैसे वगैरह है ना उसको अपनी देख रेख में बड़ा सिक्योर रखोगे। ठीक है ना, अगर एक्सपेक्टेशन का दूसरा पक्ष देखें अपने परिवार के प्रति तो ये होता है कि आप सबको अपनी देखरेख में उन्हें डिसिप्लिन करने का प्रयास करते हो। 10वें घर में अपने पे हम एक्सपेक्टेशन देख रहे थे, अपने को डिसिप्लिन कर रहे थे, अपने को परफेक्ट कर रहे थे, लेकिन 11वें घर में फिर से वही कि आप अपने परिवारजन को परफेक्ट करने का प्रयास करोगे। अपनी पगड़ी जो होती है ना, आदमी की इज्जत पगड़ी, वो सब अब परिवार पे होगी कि मेरे परिवार मेरी इज्जत को बनाए रखे। ठीक है, अब अगर मंगल की 8वीं दृष्टि देखते हैं तो वो छठे घर में पड़ेगी। मंगल की जब 8वीं दृष्टि छठे घर में पड़ेगी ना तो कमाल कर देगी, ये बहुत अच्छी दृष्टि है। यहाँ पे क्या होगा कि अब आप अपने दुश्मन को भी ट्रांसफॉर्म कर दोगे, उसकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि भाई ये दुश्मन बनाने लायक नहीं है, क्योंकि जब वो दुश्मन के फेज में रहेगा ना तो आप उसको अपने दोस्तों के साथ जाकर पे लाओगे, बता दोगे कि भाई मैं दुश्मन बनाने लायक नहीं हूँ, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा। ठीक है, नहीं तो कुछ भी कह सकते हो, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, बट उसकी हालत बिगाड़ने वाली होगी। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा आएगा कि उसकी सोच ही बदल जाएगी कि भाई इसको दुश्मन तो नहीं बना सकते, कम से कम इसको दोस्त ही बना लेते हैं। ठीक है, दुश्मन को दोस्त में बदलने वाली काबिलियत रखती है दृष्टि। अब अगर यहाँ से दूसरा पक्ष देखें, जैसे कि आप
कि अगर कोई हेल्थ वगैरह खराब हो गई तो आपके दोस्त ही आपको लेके भागेंगे, एम्बुलेंस से लेके हॉस्पिटल में लेके और उसके बाद बाहर निकलने तक आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके अंदर वो काबिलियत होगी कि आप किसी भी खतरनाक रोग से खुद को बाहर निकालने की कैपेसिटी रखोगे, क्योंकि आपकी सोच में वो एक साहस होगा कि चलो मैं निकल आऊंगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म करने की दृष्टि यहाँ पे बहुत जबरदस्त है। तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ आपकी तलाश आपके दोस्तों पर आकर खत्म होती है, उनके साथ वक्त बिताने पर आकर खत्म होती है। पर क्या ये 10th से बेहतर है? तो अभी भी कहेंगे कि ये 10th से बेहतर नहीं है। हाँ, अच्छी है, पर 10th अभी भी उच्च है, क्योंकि जब मंगल 10वें में बैठा होता है तो एक्सपेक्टेशन खुद से रखता है, लेकिन 11वें में बैठकर फिर से फैमिली पे एक्सपेक्टेशन लेके जाता है। ठीक है, और अब चलते हैं 12वें घर पे। 12वां घर अच्छा है मंगल के लिए, मोक्ष की यात्रा है ये भाव। 12वां घर आपकी वो छिपी हुई ताकतें हैं जिनका आपको बचपन में पहले एहसास था, लेकिन समय के साथ आप उनको भूल गए हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ये भी सिंपल है, क्योंकि पहला घर लग्न है, ठीक है ना, और लग्न से 12वां घर उसका लॉस होता है, उसका नुकसान होता है। मंगल ताकत को रिप्रेजेंट करता है, मंगल साहस को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपका नुकसान हो गया इन्हीं चीजों से रिलेटेड। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको बचपन से पहले इन ताकतों का एहसास था, लेकिन समय के साथ आप इनको भूल गए हो। ये एक पिछले जन्म का श्राप है। मैं बताऊंगा कभी डिटेल में जाकर क्यों मंगल को 12वें घर में ही बिठाया गया, क्योंकि हर ग्रह के मिलने की एक वजह होती है किसी भी भाव में। लेकिन जब अब मंगल यहाँ पे आके बैठ गया है ना, तो अब आपके पोटेंशियल को याद दिलाया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हनुमान जी को याद दिलाया गया था कि उनके अंदर उड़ने की क्षमता है, जो वो सोच रहे हैं उतनी ही नहीं है, बहुत विशाल है। ठीक है, तो इसी प्रकार कोई ना कोई आपके पोटेंशियल को याद दिलाएगा, कोई डिवाइन कनेक्शन, कोई डिवाइन सपोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो आप होंगे कहीं बैठे बोल रहे होंगे कि आई एम नॉट टैलेंटेड, बट कोई ना कोई आपको सपोर्ट कर देगा कि भाई तुम क्या कह रहे हो, एक जमाने में तुम क्या चीज थे। अब अगर इसका दूसरा पक्ष देखें तो 12वां घर ध्यान समाधि की स्थिति है। ठीक है, तो आप मंगल की उपस्थिति में आप हठ योग करोगे, बिल्कुल ध्यान में बैठ गए हो, या फिर एक टांग पे खड़े होकर ध्यान कर रहे हो। लेकिन इतना तो यहाँ पर कहा जाएगा कि मंगल की यहाँ पर स्थिति आपको स्पिरिचुअली हाईएस्ट लेवल पर ले जाने का प्रयास करेगी, और उसके लिए अगर ध्यान समाधि की जरूरत होगी तो वो भी आप लोगे। यहाँ पर मंगल जब बैठा होगा ना, तो अब आप जरूर हॉस्पिटल में किसी न किसी की सेवा करोगे। हो सकता है आपके फैमिली रिलेटिव हो या फिर कोई बाहर का व्यक्ति हो, बट आप उसकी सेवा करोगे, हाथ पांव दाबोगे। ठीक है, कैसे भी आप उसकी सेवा करोगे सेल्फलेसली। तो जब ये सेवा आप कर रहे होगे ना, तो आप क्या कहते हैं, कई जन्मों के अपने कर्म बंधन को काट रहे होगे। तो मंगल की यहाँ पे स्थिति इस काम के लिए बहुत अच्छी है। अब अगर मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि देखते हैं, जो कि तीसरे घर पे पड़ेगी, तो अब आप अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करने का प्रयास करोगे मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे वैसा नहीं करना, जितनी चीजें आपको कंट्रोल करनी है, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशंस खुद के एफर्ट्स पे है, और अपने एफर्ट्स को भी बढ़ा दोगे। स्वार्थ से उठकर परमार्थ की तलाश होगी, और जब परमार्थ की तलाश होगी उसके लिए आप अपने एफर्ट्स को निस्वार्थ भाव से लगा दोगे, परमार्थ की सेवा में लगे रहोगे। तो ये भी अच्छा यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता है। यहाँ पे दूसरी चीज और होगी, क्योंकि ये 12वें घर में बैठा है मंगल और चौथे घर में तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो कोई आपको सपोर्ट करेगा, और 12वां घर डिवाइन कनेक्शन है, तो यहाँ पे कोई डिवाइन सपोर्ट मिलेगा आपको। कोई साधु संत ऋषि का आपको आपके आसपास वो होंगे, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उनका एक सपोर्ट आपके पीछे रहेगा। तो यहाँ पे मंगल का ये पोजीशन अच्छा दिख रहा है। 8वीं दृष्टि देखते हैं तो पत्नी के ऊपर पड़ेगी या फिर पति के ऊपर, तो वहां पे वाट लगेगी उनकी, क्योंकि वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। पर ट्रांसफॉर्मेशन किसी दुख के बगैर तो आता नहीं है, तो अब उनको दुख झेलना पड़ेगा। हो सकता है आप घर में हो और नहीं भी हो, मीनिंग आपका पार्टनर आपके सामने बैठा है पर आप ध्यान में बैठे हो, होना ना होना बराबर है। ठीक है, वो एक निग्लेक्टेड फीलिंग आएगी उसको। आप उसकी सोच को, उसकी थिंकिंग को भी बदलोगे, पूजा पाठ ध्यान समाधि में लगाने का प्रयास करोगे। दूसरी चीज, अगर आप कहीं फॉरेन ट्रिप वगैरह कहीं जा रहे हो तो आप अकेले ही जा रहे हो, ऐसे जैसे वो है ही नहीं घर पे, उसको साथ लेके नहीं जा रहे हो, वो एक निग्लेक्टेड फीलिंग आएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सेटबैक बनता है पार्टनर के लिए, और इसीलिए मंगल को मांगलिक बोला जाता है। यहाँ पे कभी मांगलिक का लेक्चर निकालूंगा, और अगर आप कहोगे कि मांगलिक के ऊपर पूरी डिटेल बनाओ, तो मैं बताऊंगा कि मंगल को क्यों पहले, दूसरे, चौथे, 7वें और 8वें और 12वें घर में मांगलिक बोलते हैं। लेकिन ऋषियों ने केवल मांगलिक कह के इतनी बात खत्म नहीं की है, मांगलिक के कैंसिलेशन दिए, और 99% कुंडलियों में मांगलिक कैंसिल हो जाते हैं, कुछ ही बचती है। ठीक है, तो वो हमें कैंसिलेशन पता होना चाहिए।
अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं इस पे एक अच्छा सा लेक्चर निकालूंगा। मंगल की यहाँ पर तलाश स्वार्थ से उठकर परमार्थ की सेवा करते हुए मोक्ष की प्राप्ति की है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्री कुंडली एनालिसिस में पार्टिसिपेट कैसे करना है। आपको केवल बस इतना बताना है कि मंगल की इस पूरी सीरीज में आपको क्या बेस्ट चीज सीखने को मिली। इसके साथ जो विनर चुनने का प्रोसीजर होगा उसमें हम लोग बेस्ट कमेंट को चुनेंगे, किसी वेबसाइट का यूज करके रैंडमली 10 कमेंट्स चुनेंगे और उनमें से जो एक बेस्ट कमेंट होगा उसका मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली एनालिसिस करूंगा। इसके लिए मैं एक टाइम फ्रेम दे रहा हूं जो कि 2 मंथ होने वाला है, जिसमें सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएं, और इसीलिए ये इसका जो अनाउंसमेंट होगा वो आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। यह मंगल की सारी एनर्जी मोक्ष की तलाश में खर्च हो रही है, दूसरों की सेवा में खर्च हो रही है। ठीक है कॉम्बिनेशन, पर 10th से तो अच्छा नहीं है और इसलिए अभी भी 10th को ही उच्च कहेंगे। तो हमने मंगल की 1 से 12 भावों में ऋषियों के माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए मंगल की ऊर्जा को समझा और जाना कि क्यों ऋषियों ने मंगल को चौथे घर में नीच और 10वें घर में उच्च कहा। सबसे पहला मिसकंसेप्शन ये दूर हुआ कि कोई भी ग्रह कहीं भी उच्च और नीच हो सकता है, बस उसकी राशि मिल जाए जिसमें वो उच्च होता है जिसमें वो नीच होता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ग्रह अपने ही भाव में उच्च और नीच होता है और इसको ये 3 वीडियो साबित करती हैं जो अभी तक हमने रिलीज की हैं। एक है सूर्य की, दूसरी चंद्र की और तीसरी मंगल की। मंगल की वीडियो से तो आपको बहुत ज्यादा डाउट क्लियर हुए होंगे, क्योंकि मंगल की अगर हम अभी टेस्टिंग करें तो चौथे घर में अगर मंगल जब बैठा होता है तो उसकी चौथी दृष्टि जो एक्सपेक्टेशन की दृष्टि है वो 7वें घर पे पड़ती है। 7वां घर आपके पार्टनर होते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन पार्टनर पे पड़ती है। लेकिन अगर यही मंगल 10वें घर में बैठा हुआ है तो उसकी चौथी दृष्टि पहले घर में पड़ती है, यानी स्वयं पे पड़ती है। खुद से एक्सपेक्टेशन होती है, खुद को आउट परफॉर्म करने का प्रयास करते हो। ठीक है, जो गलतियां निकालनी है खुद में निकालो, दूसरे में नहीं। लेकिन अब कोई व्यक्ति आपको कहे या कोई गुरु आपको बताए कि मंगल कहीं भी उच्च और नीच हो जाएगा, बस उसकी उच्च और नीच राशि मिल जाए, यानी मकर और कर्क राशि मिल जाए। मान लो कि आपका मकर राशि में मंगल पहले घर में बैठा हुआ है। ठीक है, मकर राशि जो होती है वो फ्लेवर बनाने का काम करती है, मैं बताता हूं अभी थोड़ी देर में। लेकिन जब मंगल पहले घर में बैठा हुआ है तो उसकी चौथी दृष्टि आपके चौथे घर में पड़ेगी, यानी आप जहां रहते हो वहां पे बैठे लोगों से आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। खुद पे उंगली नहीं करनी है, दूसरे पे उंगली करनी है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि राशि कैसे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहां पे मान लो 4 नंबर राशि है तो आपके दोस्त बड़े इमोशनल बॉन्डिंग वाले होंगे। अगर उनको एक बात चुभ गई तो बड़े अंदर तक बैठी रहेगी। ठीक है ना, को भवन जो होता है लड़कियों वाला, वही उनका एटीट्यूड होगा आपके दोस्तों का, कि बात ही नहीं कर रहे 10-10 दिन तक। तो राशि जो है ना वो फ्लेवर को बदलती है, बाकी चीज तो वही रहने वाली है। ठीक है, चौथी दृष्टि वहां से वैसे ही जानी है। दूसरा मिसकंसेप्शन ये क्लियर हुआ कि मंगल फ्रेंडली भाव में बैठकर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। नहीं भाई, मंगल शत्रु भाव की शत्रु राशि में बैठकर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि मंगल को चैलेंज पसंद है और चैलेंज उसको शत्रु के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। उसके फ्रेंड क्या उसको चैलेंज देंगे, कहेंगे यार मेरे भाई हो यार, तुम यहाँ पे आराम से मौज मस्ती करो। वो कहेगा नहीं, मुझे ऐसा चाहिए जहाँ पे मैं तलवार चलाऊं बैठ के मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैरम बोर्ड थोड़ी ना खेलना मेरे को यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने आपको बस मंगल का एक टिप ऑफ आइसबर्ग बोलते हैं ना, इतना ही बताया है। अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन मैं आपके लिए एक चीज छोड़े जा रहा हूँ फिलहाल के लिए, ताकि आप खुद अपना दिमाग लगाओ और बताओ क्या इसका रिजल्ट बनेंगे। मंगल तलाश के अलावा एक और चीज है, मंगल है ट्रस्ट इशू। ठीक है, मंगल जहां बैठा होता है वहां पे वो अपनी ट्रस्ट इशू क्रिएट करता है, उसको वहां पे विश्वास ही नहीं होता। वो उसको फैक्ट चेक करेगा, 10 जगह चेक करेगा, तब वो कंफर्म करके कहेगा हाँ चलो ये बात हो सकती है, पर उस भाव के प्रोडक्ट पे उसको कोई विश्वास नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मंगल तीसरे घर में बैठा हुआ है तो तीसरे घर में उसको अपने भाई पे कोई भरोसा नहीं होगा। होगा भरोसा, ट्रस्ट इशू होगा, वो अपना क्रॉस चेक करके ही दम लेगा। ठीक है, तो जहां पे भी मंगल बैठा होता है वहां पे ट्रस्ट इशू क्रिएट करता है। तो अब आपकी कुंडली में जहां पे भी मंगल बैठा हो, आप मुझे अपना कैलकुलेशन बताओ कि वहां पे किस प्रकार का ट्रस्ट इशू क्रिएट करेगा। ठीक है, एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। अब हम चलते हैं शुक्र पर और देखते हैं क्यों ऋषियों ने शुक्र को दूसरे और 7वें घर का मालिक बनाया।